नमस्कार, स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पारुल। देश के अलग अलग हिस्सों में बाढ़ के कारण हाल बेहाल हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी और श्योपुर में बाढ़ से भारी तबाही मची, लेकिन इस सैलाब से बर्बादी कितनी हुई अब ये धीरे धीरे सामने आने लगा है। मंजर ये कि मकान के मकान ढह गए, लोगों के पास कुछ नहीं बचा, न राशन न कपड़े, कुछ भी नहीं बचे हैं तो बस उनके पास आंसू। उनकी आंखों के सामने आए सैलाब के बाद की बर्बादी। आस सिर्फ सरकार से कि सरकार लोगों की मदद करे, और सरकार ने भी लोगों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। लोगों को खाने रहने की व्यवस्था हुई। गृह मंत्री खुद लोगों को बचाने पहुंचे। मुख्यमंत्री रोज दौरा कर रहे हैं। 11 विभाग की टास्क फोर्स बनाई गई, जिसके वजह से कार्य में रुकावट न आए, जल्द मदद मुमकिन हो सके। लेकिन अब पीसीसी चीफ कमलनाथ करेंगे दौरा। पानी तो उतर रहा है, लेकिन सियासत परवान चढ़ रही है। आरोप प्रत्यारोप के बीच सरकार ने कर ली है मलहम की तैयारी। देखिए रिपोर्ट, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। ये 6 तस्वीरें काफी हैं ये बताने के लिए कि महाविनाश का ये मंजर मध्य प्रदेश में तबाही का सैलाब लाया है। घर मलबे में तब्दील है, बचा कुछ भी नहीं, सब सैलाब में बह गया। लोगों के चेहरे पर चिंता और बुजुर्गों और महिलाओं के आंसू चीख चीख कर पूछ रहे हैं कि कहां जाएं हम। कुदरत की इस विनाश लीला ने सबका सब कुछ तबाह कर दिया। बचा तो महज मलबा, जिसमें जरूरत की चीजें खोजने पर भी नहीं मिल रही। पूरी गृहस्थी बह गई, घर का अनाज बह गया, बुजुर्गों बच्चों की दवा पहनने ओढ़ने को भी कुछ नहीं बचा। कई जगह लोग भूखे भी रहे, और सिर्फ पास है तो एक आस कि 2 वक्त की रोटी मिल जाए। ये सांसें बची हैं तो रुके ना, बस खाने के लिए कुछ मिल जाए। सरकार से आस लगाए ये वो लोग हैं जिनका मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल अंचल में आई बाढ़ में सब कुछ बह गया। जैसे ही पानी बढ़ना शुरू हुआ, लोग सब कुछ छोड़कर अपने आप को बचाने के लिए ऊंचाई पर जाने के लिए भागे। अब लोगों के पास न घर है, न राशन, न कपड़ा, न बर्तन। सब सामान बह गया, गल्ला भी बह गया, जेवर भी बह गया, कपड़े भी बह गए, वारे खड़े रह गए। 2 दिन बाद नदी उतरी तो हमने देखा, कछू अबे भी देखा तो गल्ला मल्ला सब बह गया है। हम ऐसे ही वारे खड़े रह गए, बच्चे ने ऐसे ही लैंडा। गेट खोले जैसे ही मकान गिर पा रहा ऊपर भड़ाक बापा न धबजे सो नहीं उड़ंदा है। मैं ना हमोरे हम तो अपा मुड़ी में लेके खड़ गए ऊपर सो पत्थर पे जान के बैठा ला अपा मुड़ी में सब रात ऊपर काट दई बैठे बैठे नेक से मुड़ी में ला। और तुमका क्या क्या नुकसान हुआ? हमारा तो नाज पाएंगे तो जो कचुआ तो वो चलोगा, स्टील के डिब्बा में चीज बसाते रकम पाते वो चली गई, और अलमारी गई, बक्सा गाँव 4 भगोना है सिल्वर की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, राहत शिविरों में पहुंच रहे हैं, हर मुमकिन प्रयास कि लोगों की मदद कर सके। लोगों को मदद का आश्वासन दे रहे हैं। सीएम ने कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की, जिसमें बाढ़ प्रभावित लोगों की तुरंत मदद कैसे हो, इसको लेकर भी चर्चा हुई। जिसमें सीएम ने कहा कि बाढ़ में मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए आर्थिक सहायता दी जाएगी। केंद्र सरकार ने 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की है। तत्काल राहत देने के लिए 50 किलो अतिरिक्त अनाज दिया जाएगा। इस तरह यहाँ 60 किलो अनाज दिया जाएगा। जिनके मकान गिर गए या टूट गए, उन्हें किराए का मकान लेने के लिए 6-6 हजार रुपए दिए जाएंगे। पीएम आवास योजना से 1,20,000 रुपए भी दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश अमूमन पहला राज्य है जहां सबसे पहले फौरी राहत के तौर पर मदद पहुंचाई गई है, और सबसे महत्वपूर्ण 11 विभागों का टास्क फोर्स बनाया गया है, जिससे जिलों में राहत और पुनर्वास का कार्य तेजी से हो सके। अनाज के वितरण की व्यवस्था पर फैमिली 50 किलो जो प्रभावित हैं, जिनके घरों में पानी घुस गया, वो हम देने की व्यवस्था करेंगे। मंत्रीगण देख लें अपने यहाँ। हमारा जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का कार्यक्रम, इन जिलों में हम केवल ये वितरण करेंगे, और हम कोशिश ये करेंगे कि वो 10 किलो के साथ 50 किलो और दे दें उनको। वहाँ कोई वैसा कार्यक्रम नहीं करेंगे हम, बहुत समारोह पूर्वक, जहाँ प्रभावित इलाका है वैसा नहीं करना है। लेकिन अनाज तो बांटना ही है हमको। बाकी जिलों में सब जगह कार्यक्रम होगा ही, लेकिन वहाँ अनाज वितरित करना, और उसमें हम 50 kg
ऐड कर दें, प्रभावित परिवार को 50 किलो और अगर हम अभी दे देंगे तो उनको काफ़ी तात्कालिक राहत मिलेगी। कुछ जगह आप पहल करें, एकदम संभव नहीं मैं जानता हूं, लेकिन क्या 50 किलो आटा दे सकते हैं हम उनको? जहां जहां ये संभव हो वहां 50 किलो आटा दे दें। पानी तो अब कई जगह उतरने लगा है, लेकिन सियासत परवान चढ़ रही है। बाढ़ को लेकर पीसी शर्मा का कहना है कि बाढ़ की जिम्मेदारी सरकार की है। पहले ही पता चल गया था कि हालात खराब होंगे, बाढ़ की स्थिति है, लेकिन सरकार उत्सव मना रही थी। सुनिए क्या कहना है पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का। इस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं। पूरा चंबल ग्वालियर क्षेत्र में बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। कई लोगों की जान चली गई, घर बर्बाद हो गए। और टीवी पे, सोशल मीडिया पे सब जगह ये चीज़ें आ रही हैं कि वहाँ कलेक्टर के पैर पकड़ लिए महिलाओं ने कि हम 2 दिन से भूखे हैं, न खाना है न अन्न है। जो अधिकारी गए उन पे जनता बरस पड़ी लठ लेके। ये मंत्री और ये वहाँ उस क्षेत्र में गई नहीं जहाँ पे भयावह थी, दूर से ग्वालियर से सब लौट आए। और ये सरकार जिम्मेदार है। आज मौसम विभाग इतना एडवांस है कि पहले पता लग जाता है कि कहाँ कितनी बारिश होगी, क्या होगा, इससे क्या क्या असर होंगे, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। ये मीटिंग और उत्सव यही मनाते रहे। एमपी के कई जिलों में आफत की बारिश हो रही है। कई जिलों में बाढ़ के हालात हैं। अशोकनगर, गुना और विदिशा जलमग्न है। कई मकान गिर गए, कई लोग नदियों के बीच फंसे हैं। प्रशासन की कई टीमें मौके पर तैनात हैं। अस्पताल जलमग्न हो गए हैं। बाढ़ में हजारों मकान ढेर हो गए। घरों में रखा सामान नष्ट हो गया, अनाज अंकुरित हो गया, बर्तन, भाड़े, कपड़े, जरूरत का सामान सब नष्ट हो गया। मवेशी बह गए। कई परिवार ऐसे हैं जिनके पास कुछ नहीं बचा। बाढ़ राहत के कामों के लिए प्रभारी मंत्री और स्थानीय मंत्री काम कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गया। बिजली के सब स्टेशन, बिजली के खंभे, टेलीकम्युनिकेशन की सब व्यवस्था, सड़कें, पुल सब तबाह हो गया। लेकिन बावजूद इसके सबसे पहले लोगों का जीवन कैसे बचाया जाए, उन्हें भूखा ना रहना पड़े, उन्हें बेघर ना होना पड़े, इसके लिए सरकार ने मलहम की तैयारी कर ली है। लेकिन जो तबाही हुई है उसकी भरपाई करना चुनौती से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। और चलिए जल्दी से उन बिंदुओं पर नजर डाल लेते हैं जिन पर स्पॉटलाइट होगी। कैसे पटरी पर लौटेगी ग्वालियर चंबल में जिंदगी? जिन जिन जगहों पर बाढ़ से तबाही आई वहां पर अब जिंदगानी पटरी पर वापस कैसे लौटेगी? यथावत स्थितियां कब वहां पर संभव हो पाएंगी? क्या अधिकारियों की लापरवाही का नतीजा है बाढ़, जैसे कि विपक्ष आरोप लगा रहा है? पहले से ही पता था तो इंतजाम क्यों नहीं हुए? बाढ़ के बाद कमलनाथ का ये दौरा क्या सियासी है? अब क्यों याद आई कमलनाथ को जाने की? ग्वालियर चंबल में तबाही की भरपाई का आगे सरकार के पास प्लान क्या है? ये तमाम सवाल होंगे, तमाम बिंदु जिन पर हम चर्चा करने वाले हैं। और चलिए मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका परिचय करा देती हूं। नारायण सिंह पट्टा साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, कांग्रेस विधायक आप। नारायण सिंह जी, बहुत स्वागत करती हूं आपका। दीपक विजयवर्गीय जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता बीजेपी से, सीनियर पॉलिटिशियन, आप, बहुत स्वागत करती हूँ दीपक सर आपका भी। इसके अलावा हमारे साथ अशोक शुक्ला जी भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत अच्छा विश्लेषण करते हैं। बहुत स्वागत करते हैं अशोक शुक्ला जी आपका भी। सबसे पहले अशोक शुक्ला जी, कैसे आकलन करते हैं आप? इतनी तबाही, इतनी बर्बादी, कैसे पटरी पर लौटेगी इस क्षेत्र में जिंदगी जहां पर बाढ़ ने तबाही मचाई? शुक्ला जी। देखिए, ये इन लोगों के लिए मुश्किल दौर है जो बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। तो जैसा अभी आपने एक स्टेटमेंट दिखाया पीसी शर्मा जी का, उन्होंने कहा कि तमाम तरह की वैज्ञानिक तकनीकी आ गई है जिसके चलते हमें मौसम का पूर्वानुमान हो जाता है। और मैं आपको बता दूं कि पिछले दिनों सरकार जो है कोरोना की तैयारियों में इस कदर रुकी थी कि न तो किन्हीं जिले में आप बाढ़ प्रबंधन समितियां देखेंगे, न इससे निपटने के कोई व्यापक इंतजाम थे। जब ये तबाही मचा चुकी होती है बाढ़, उसके बाद में सरकार जागती है, चाहे वो नरोत्तम मिश्रा हो या शिवराज जी हो या जिला प्रशासन हो, तो तबाही बड़ी है। और जो आपका एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि इनका पुनर्वास कैसे होगा, ये बड़ी समस्या है, क्योंकि मनुष्य की जरूरत केवल भोजन नहीं है। आप उसको मुट्ठी पर चावल दे दें या थैले पर चावल दे दें, उसकी जरूरतें सब पूरी नहीं होंगी। उसके लिए आवास चाहिए, उसके लिए कपड़े चाहिए, उसके और भी संसाधन जो होते हैं जीवन के लिए जो बहुत आवश्यक होते हैं, जिसकी उसकी जरूरत, उसके लिए सरकार क्या कर रही है? सरकार कुछ नहीं कर रही है।
वो अन्नोत्सव तो मनाने जा ही रही थी, 7 अगस्त उसको अन्नोत्सव मनाना था, उसी में इसको जोड़ा, जैसा शिवराज जी कह भी रहे। तो मुझे लगता है कि अभी जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनको बड़ी मदद की आवश्यकता है, जी और सरकार को जो है बड़े नजरिए से देखना होगा, केवल इतना नहीं कि आपने अनाज दे दिया और उनकी आवश्यकता पूरी हो जाएगी। जी जी, आवास के लिए भी सर फिलहाल किराए के तौर पर 6,000 रुपए देने की बात कर रहे हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना का भी फायदा लोगों को मिलेगा, लेकिन वो आने वाले समय में ये सारी चीजें मुमकिन हो पाएंगी। मैं कांग्रेस के पास जा रही हूँ। नारायण सिंह बिट्टा जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। नारायण सिंह जी, क्यों लगता है कि ये बाढ़ बीजेपी की वजह से आई है, अधिकारियों की वजह से आई है? पीसी शर्मा साहब को देखिए, जब मध्य प्रदेश में कोई ऐसा संकट का समय आता है जी तो निश्चित इसके लिए सरकार को प्रबंधन की आवश्यक तैयारियां कर लेना चाहिए। जिस तरह हमारे मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में जब कोरोना का संकट काल आया जी तब भी सरकार के पास किसी प्रकार की कोई तैयारियां नहीं, और इस संकट के मंजर को हम आप सब लोगों ने देखा है। इसमें कैसे हजारों लाखों लोगों ने अपनी जान खोया है, उसी भी प्रकार आज ये प्राकृतिक आपदा तो है, लेकिन हर प्राकृतिक आपदा के पूर्वानुमान जो हमारे विशेषज्ञ हैं वो लगाते हैं, और लगा दिया गया था, सरकार से कह दिया गया था, मानसून विभाग ने ये तय कर दिया था कि हमको अलर्ट रहना होगा, इन जगहों पे भारी बारिश होना है। उस समय सरकार की कोई तैयारी नहीं थी। माननीय पीसी शर्मा जी ने जो कहा, और हमारे आदरणीय जो आज की चर्चा में शामिल हैं, जो अभी चर्चा हुई, मैं नाम से विस्मित हो रहा हूँ, उन्होंने भी सरकार की तैयारियों को लेकर के जो बात कही, मैं उनके बात से सहमत हूँ जी। आज जिस तरह से वहाँ के मकान और उनके व्यवसाय के जी खाने की जो व्यवस्था है पूरी तरह से तबाही हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय कह रहे हैं कि हम उनके मकान के किराए के लिए 6,000 रुपया दे रहे हैं। जो उन जिलों में, चाहे वो ग्वालियर हो, शिवपुरी हो, नहीं, लेकिन सर कुछ जानकारियां ऐसी भी हैं, पट्टा साहब सुनिए ना, कुछ ऐसी भी जानकारियां हैं कि कुछ लोगों को पहले से ही इत्तला की गई थी कि आप उसे खाली कीजिए, घर को खाली कीजिए, आपके यहाँ ये समस्या हो सकती है। लोग नहीं माने, बाद में जब आफत आई तब लोग घरों की छतों पर गए, और उस छत पर भी कैसे हमने देखा कि गृह मंत्री जी खुद उतरते हैं और उनको ऊपर चढ़वाते हैं, रेस्क्यू करवाते हैं। इसे भी तो नकारा नहीं जा सकता ना। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जी। हम सरकार क्या कर रही थी? जब पहले लोगों को अलर्ट किया गया था तो सरकार को पूरी कोशिश करना चाहिए था, पूरी निष्ठा से लोगों को वहां से विस्थापित करके और अन्य जगह स्थापित करना चाहिए था। जिस प्रकार अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 6,000 रुपया मकान किराए के लिए जो उन्होंने कहा है जी। जब उन ग्रामीण क्षेत्रों में मकान ही सुरक्षित नहीं, तो फिर किराए के मकान ये बेचारे गांव वालों को कहां से मिलेगा? ठीक है, मैं आपकी की बातों को आगे ले जा रही हूँ। इसलिए इस बात को नहीं मान सकता सरकार की बात को, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह लगभग 16 साल से हवाई यात्रा करने के लिए आने जाते हैं। अनेक ऐसे आपदाएं आई है मध्य प्रदेश में, उन आपदाओं के साथ में किस तरह से सरकार सहायता और राहत देने का काम की है, ये किसी से छुपा नहीं है। करंट कोरोना संकट काल के समय के विषय को ले आपने, ठीक है, मैं आ रही हूँ सर आपके पास। हम अभी बाढ़ प्रभावितों को लेकर बात करें, कैसे उन्हें राहत पहुंचाई जाए, अभी तक क्या मुमकिन हो सका है, आगे क्या पॉसिबिलिटीज पर बात करें। कोरोना को लेकर तो हमने चर्चा की। आती हूँ आपके पास सर, दीपक विजयवर्गीय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक विजयवर्गीय जी, घर ही नहीं है, किराए के लिए पैसे दे रहे हैं, ये भी आरोप, और उसके अलावा ये भी आरोप है कि जो सहायता होनी चाहिए उनकी वो सहायता नहीं हो पा रही है। पहले से अधिकारियों ने किसी तरह की सूचना नहीं दी, पहले से तैयारी नहीं थी, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ऐसा है कि सब तरह की सूचना आज मीडिया में भी उपलब्ध है और अधिकारियों ने भी दी, लेकिन बारिश जिस क्षेत्र में होगी वहाँ 2 इंच की जगह 15 इंच हो जाएगी,
इसका किसी को अनुमान नहीं होता। अब ये कांग्रेस पार्टी के लोग तो आलू से सोना बनाने वाले लोग हैं, ये कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति ये है कि प्राकृतिक आपदा है और इसका राजनीतिकरण बहुत ही गलत बात। जो भी प्रभावित क्षेत्र है वहां पर कांग्रेस की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को, या उनके पास कोई कार्यबल है तो वहाँ जनसेवा के लिए सक्रिय करे, जैसे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता लगा, बजाय इसके राजनीति करने का प्रयास कर रहा है, जो कांग्रेस की बहुत ही निंदनीय हरकत है। जो भी प्रभावित क्षेत्र है वहाँ सारे क्षेत्र में मंत्री मौजूद है, मुख्यमंत्री लगातार सारी चीजों पर नजर रखे हुए हैं, टास्क फोर्स बनाया गया है और बिल्कुल स्पष्ट सरकार की नीति है कि जो भी व्यक्ति पीड़ित है उसके साथ सरकार खड़ी हुई है। अब प्रारंभिक तौर पर तो सबसे पहले पेट का सवाल आता है, सबसे पहले आटा देने की, अनाज देने की बात है, उसके बाद शेल्टर देने के लिए रोटी कपड़ा मकान सारी व्यवस्थाएं सरकार कर रही है, लेकिन इन सारी बातों में कुछ वक्त लगता है। ये कोई जादू की चीज छड़ी नहीं होती कि हमने कहा कि मकान बन जाए, मकान तैयार हो गया। कांग्रेस पार्टी तो ऐसी पार्टी है जिसने 60-70 सालों में भी इस देश के गरीबों की चिंता नहीं की। नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो केंद्र में एक योजना बनी और जिसके जरिए करोड़ों गरीब परिवारों को मकान मिले हैं। तो जो आपदा आई है और उससे जो पीड़ित लोग हैं उनको निश्चित तौर पर पूरी राहत मिलेगी कि उनका जनजीवन वापस सामान्य हो सके। बहुत लोगों ने अपने परिवारजन खोए हैं, उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन सरकार दुख की इस घड़ी में सबके साथ खड़ी है और जिस भी पहलू से जिसने जो खोया है उसको कैसे कंपनसेट किया जाए, सबसे पहले उनको अनाज की भरपाई हो जाए, शेल्टर मिले, किराए का मिले। तो अब किराए के मकान नहीं है, राहत देने का प्रयास है, राहत देने का प्रयास है। वो आसपास के गाँव में किसी तरह से शेल्टर मिलना जरूरी है, उसके लिए राहत दी जा रही है। दीपक सर, एक सवाल ये भी कि जिस तरह से मदद की बात कही जा रही है अब, लेकिन दिक्कत ये है कि हमने कहा कि कैसे पटरी पर लौटेगी जिंदगी, तो कई सारे हमने देखा कि डैमेज बहुत हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डैमेज हुआ है। आकलन अभी तो नहीं हो पाएगा, लेकिन मोटा मोटा आकलन कई सारा बड़ा अमाउंट है। सरकार के पास वैसे ही बहुत ज़्यादा भी बजट नहीं है, आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं है, तो ऐसे में ग्वालियर चंबल में कैसे जिंदगी को पटरी पर लाएंगे? ये भी तो एक चुनौती है आप लोगों के सामने, कैसे मुमकिन करेंगे? निश्चित तौर पर बहुत बड़ी चुनौती है, जबकि पिछले 1.5 साल से कोरोना संकट से सारी दुनिया जूझ रही है, सारे संसाधन उस दिशा में लगे हुए हैं, राजस्व लगातार टैक्स कम आ रहा है, तो उसकी वजह से दिक्कतें हैं। लेकिन जैसे घरों में कोई बीमार हो जाता है तो सारे रिसोर्सेज तरफ धकेले जाते हैं। इसी तरह अगर राज्य में कोई क्षेत्र में कोई कमजोरी आई है या कहीं पे प्राकृतिक आपदा आई है, तो जो भी संसाधन है उनको सपोर्ट करेंगे, दूसरी जगह के संसाधनों को उधर लगाएंगे, लेकिन उनको सामान्य जनजीवन में लाया जा सके, उसकी सबसे पहली कोशिश। एक बार ये आरोप कि पहले से तैयारियां नहीं थी, पहले से सूचित नहीं किया गया, पहले से जो बजट था वो दे दिया गया था कि आप लोग प्रिपरेशन कर लीजिए, तैयारी कर लीजिए। वहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन था या जनप्रतिनिधि थे उस एरिया में बैठे हुए, उन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया। इन आरोपों में कितनी सत्यता है? देखिए, ऐसा है कि पहली बात तो जनप्रतिनिधियों के हाथ में कोई बजट होता नहीं। प्रशासन को जो जानकारी पहुंचती है तो प्रशासन को जानकारी बहुत पहले नहीं पहुंचती, 24 या 36 या 48 घंटे पहले ये मालूम पड़ा कि साहब भारी बारिश हो सकती है, लेकिन उस बारिश का क्वांटम क्या होगा, उसका परिमाण क्या होगा, ये किसी के लिए प्राकृतिक आपदा है, किसी को भी अनुमान नहीं हो सकता। अब जैसे मैंने पहले कहा कि पीसी शर्मा या कमलनाथ जी या राहुल गांधी जी ये तो आलू से सोना बनाने की तकनीक जानते हैं, तो ये कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन कितनी बारिश होगी, कितनी तबाही लाई होगी, कोई अनुमान नहीं लगा सकता। और भारतीय समाज को आप समझते हैं, नर्मदा घाटी का इतना बड़ा डैम बना, 15 साल तक लोगों को निकालने में, जिनको मुआवजा भी दे दिया गया, वो भी अपने घरों को छोड़ने को तैयार नहीं थे, उनके साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो प्रशासनिक जो मशीनरी है वो इंफॉर्मेशन दे सकती है, लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना कर सकती है कि भैया यहाँ बाढ़ का खतरा है, लेकिन लोगों की भी कई पीढ़ियों की कमाई होती है, छोड़ के जाने को तैयार नहीं होते, तो कई बार दिक्कतें आती है। लेकिन समाज को देखते हुए चीजों को समझना चाहिए और इस तरह की घटनाओं के समय राजनीतिबाजी से बिल्कुल बचा जाना चाहिए। शुक्ला जी, अब कल कमलनाथ जी का दौरा है, बताया जा रहा है कि 7 तारीख को उनका दौरा करेंगे वो। अब तो पानी उतरना शुरू हो गया है, तो क्या वाकई इसमें आप सियासत देखते हैं और सियासत से परे इस मुद्दे को देखना चाहिए, क्योंकि काफी बर्बादी हुई है, तबाही हुई है और इसमें किसी का कोई दोष नहीं, आपदा है। देखिए, वो नेता प्रतिपक्ष हैं और नेता प्रतिपक्ष स्वाभाविक तौर पर उन इलाकों में जाएंगे जहां सरकार की कहीं कोई विफलता दिख रही होगी। तो मुझे लगता है कि राजनीति तो ये सब होती रहती है, इस तरह की आपदा जब आती है तो राजनीति की भी होती है, आगे पीछे होगी या उसी वक्त हो जाएगी। अभी आप ये देखिए, जिनका आप जिक्र कर रही थी नरोत्तम मिश्रा जी का, वो गए थे और ये ठीक है, उन्होंने बड़ी बहादुरी का काम किया, जो आपदा में फंसे हुए लोग थे उनको उन्होंने वहां से निकाला, लेकिन उसके लिए जिस तरह से वीडियो शूट किया गया वो क्या था? क्या प्रचार पाने की इच्छा नहीं थी?
और जहाँ तक ये बात आ रही है कि ये पूर्वानुमान नहीं होता है कि वहाँ किस तरह की स्थितियाँ निर्मित होंगी और लोग अपना इलाका नहीं छोड़ते, मैं इस बात से सहमत हूँ। दीपक जी जो बात कह रहे थे, आसानी से लोग उन इलाकों को नहीं छोड़ते जहाँ वो वर्षों से रह रहे हैं, जहाँ उनकी भावनाएं जुड़ी होती हैं। लेकिन सरकार को कम से कम एक पूर्वानुमान लगाकर उन इलाकों को तो चिन्हित करना चाहिए जो बाढ़ से प्रभावित हो सकते हैं। वहाँ शेल्टर होम होने चाहिए, वहाँ हॉस्पिटल होनी चाहिए और अन्य सुविधाएं होनी चाहिए। नहीं हट रहे कोई बात नहीं, लेकिन आपदा आएगी तो आप वहाँ से अगर रेस्क्यू करेंगे तो लोगों को कहाँ ले जाएंगे? क्या मंत्रियों के बंगले में उनको ठहराया जाएगा? बिल्कुल नहीं। आप ये देखिए कि बाढ़ में गरीब आदमी का मकान डूबता है, किसी मंत्री और नेता का मकान नहीं डूबता, किसी बड़े अधिकारी का मकान नहीं डूबता है। ये कौन लोग हैं? ये बहुत छोटे तबके के लोग हैं जिनके मकान डूब गए होंगे, जिनका अनाज सड़ गया होगा, जिनके पास आज रोजी रोटी का संकट है, जीवन का संकट है। तो इसमें राजनीति नहीं देखनी चाहिए। सबसे पहले सब लोगों को मिलकर पुनर्वास की जो उनकी स्थिति है वो कैसे ठीक हो, उनकी जिंदगी कैसे बेहतर हो और पटरी पर कैसे इसको लेकर बिल्कुल प्रयास होने चाहिए। और जैसे कि अभी दीपक विजयवर्गीय ने बताया भी कि हाँ धीरे धीरे ये सारी चीज़ें होंगी, पहले सवाल पेट का है, लेकिन आटा से क्या होगा सर? ये भी एक सवाल है कि आटा अकेला उससे क्या होगा, क्योंकि अभी तो उनके पास कुछ भी नहीं बचा, पहनने के कपड़े तक नहीं है। आपने अगर पैकेज सुना, हमारी बाइट सुनी हो, अब जो वहाँ पर मौजूद पीड़ित लोग हैं, दीपक सर। निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ इस हफ्ते हमको सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी, समाज सेवी संस्थाएं भी सक्रिय होंगी, हमारी बहुत सारे कार्यकर्ताओं से बात हुई है, तो 2-3 दिन लगेंगे। जिस समय आपदा हुई उसी दिन सारी व्यवस्थाएं हो जाए संभव नहीं होता। प्राकृतिक आपदा है, आप लोगों के प्रयास होंगे, उससे आगे बढ़ने में लगेंगे। और मैं समझता हूँ कि अगले 1 हफ्ते के अंदर ये सारी चीज, कपड़े की या भोजन की समस्याएं हल होंगी और शेल्टर की चीजों में जरूर कुछ समय लगेगा। ठीक है। नारायण सिंह जी, कमलनाथ जी जाने वाले हैं, उनका 7 तारीख का दौरा पहले से ही बताया जा रहा था, लेकिन अब तो पानी उतरने लगा है श्योपुर और कई जगहों पर जहां पर अब उन्हें मलबा दिख रहा है। पहले जब ये लोग छतों पर थे तब वो उनका हेलीकॉप्टर वहां से नहीं गया सर? नारायण जी देखिए, दीपक विजयवर्गीय जी बहुत विद्वान साथी, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन दीपक जी को ये भी बात याद करनी कि जो शुक्ला जी ने जो सरकार को एक एडवाइस दिया, शुक्ला जी ने जो बात कही, मैं उसका पूरा समर्थन करता हूँ। कमलनाथ जी पार्टी के लीडर हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, उनकी नैतिक दायित्व है कि बारिश कम हो या बारिश चालू रहे, जहां पर प्रभावित क्षेत्र है या पीड़ित लोग जहां हैं, वहां पर कमलनाथ जी के निर्देश पर कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ताओं को पहले ही अलर्ट कर निर्देशित कर दिया गया है कि जो प्रभावित लोग हैं उनका जाकर के सहायता करें, उनको बचाने का प्रयास करें। रही बात, जब भारतीय जनता पार्टी अपनी प्रवक्ता के माध्यम से बात रखती है, जैसे दीपक जी ने कहा, तो इनको 60 और 70 साल आने लग। मैं कहना चाहता हूं, हमेशा जब भी आपदा आती है तो इनको अवसर दिखने लगते हैं कि उस अवसर में भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से राजनीति करे। कल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत अन्न उत्सव भारतीय जनता पार्टी की सरकार मनाने जा रही है। नहीं, ठीक है, ये आपदा में अवसर तलाशते हैं, लेकिन जब नेता प्रतिपक्ष साहब कमलनाथ जी दौरा करके लौटेंगे तब वो कोई राजनीतिक बयान नहीं देंगे, ये कैसे सुनिश्चित कीजिएगा कि वो कोई राजनीतिक बयान नहीं देंगे? फिर हम कह देंगे कि आप लोग राजनीति नहीं करते, बीजेपी वाले राजनीति करते। हमारे मध्य प्रदेश का हिस्सा है और उन जिलों में निवास करने वाले मध्यम गरीब तबके के किसान और दलित वर्ग के लोग हैं, जिनके पास आज पहनने के लिए, खाने के लिए भी अनाज नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है। नहीं, मेरे जो 2 सवाल आप उसका जवाब नहीं दे रहे ना नारायण जी। नारायण जी, कमलनाथ जी आप जा रहे हैं, पहले ये लोग जब इनका घर डूब गया था, ये लोग छतों पर आ गए थे, तब कमलनाथ जी का हेलीकॉप्टर क्यों नहीं वहां पहुंचा? ये मैं उस बात पर भी आऊंगा मैडम, मैं उस बात पर भी आ रहा हूँ। 60-70 साल की बात जब ये करते हैं, जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, उनके शासन काल से लेकर के बड़े बड़े डैम बने हैं। आज वो डैमों का आप अवलोकन कर सकते हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी की 15 साल के शासन काल में जो भी इस तरह के स्ट्रक्चर बने हैं, बाढ़ में क्यों तबाही हो रहे हैं, हमको इस बात का भी चिंतन और मन करना पड़ेगा। रही बात
माननीय कमलनाथ जी हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनका नैतिक दायित्व है कि कल वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जाएंगे, जो तो ये प्रभावित बहुत लेट नहीं हो गया के लोग हैं अभी वो उनसे बात करेंगे। पार्टी ये लेट नहीं हो गया नारायण जी? कोई लेट नहीं हुआ है, लगातार बारिश वहां पर जारी है, लगातार बारिश जारी है। लेट तो सरकार ने करी है। सरकार को पहले ही अनुमान था, मौसम विभाग ने कहा था कि इन जिलों में भारी बारिश होने वाली है, यहाँ पर हमको अलर्ट रहना पड़ेगा, यहाँ के लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा। सरकार को अलर्ट रहना था, लोगों को मेरा दूसरा सवाल ये कि आपने कहा रहने के लिए आपदा में अवसर तलाश रही है बीजेपी, यानी ये पूरे चीजों पर वो राजनीति कर रहे हैं। क्या कमलनाथ जी कल जब दौरे के बाद बयान देंगे उसमें कोई राजनीति से जुड़ा हुआ कोई पहलू नहीं होगा? क्या ये बात रख सकते हैं आप इस मामले में? जब माननीय कमलनाथ जी दौरा कर लेंगे, वहां की किस प्रकार से लोगों को क्षति हुआ है, वहां पर किस प्रकार लोगों की मकाने ढह गए हैं, बह गए हैं, उनके फसल पूरी तरह से बह गया है, निश्चित है वो लौट करके जब आएंगे इस बात का मुआयना करेंगे तो वो सरकार से मांग करेंगे। ठीक है, उनके आरोप प्रत्यारोप राजनीति नहीं होगी, लेकिन यहाँ राजनीति है। ये सवाल बार बार उठ रहा है दीपक जी कि कई सारे ऐसे डैम्स जो ब्रिजेस या पुल बनाए गए थे वो जो आपके शासनकाल में बने हैं उनमें कई सारे नाम हैं डैमेज हो गए, लेकिन इनके शासनकाल में बना पुल वैसे ही का वैसे ही व्यवस्थित है। इस पर आप क्या कहेंगे सर, दीपक सर? ऐसा है कि कांग्रेस ने देश में जो भ्रष्टाचार की संस्कृति बनाई प्रशासन के कई क्षेत्रों में जी, उसके नतीजे चीजों को ठीक करने में समय लग रहा है। भ्रष्टाचार जो डिफेंस तक पहुंच गया था, इनके जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उनके ऊपर बोफोर्स में दलाली का आरोप था और पेपरों पर उनका नाम है, कमीशन खाया उनके परिवार ने, ये नाम। उस कमीशन को कैसे क्लियर कर दिया जाए, मनमोहन सिंह की सरकार ने किया, वो पैसा को जाने दिया, लीकेज होने दिया। तो भ्रष्टाचार की बात कांग्रेस की ना करे तो बेहतर है, लेकिन मैं हमारा इतना ही कहना है कि जिसने भी ये खामी, जिसने भी गलत काम किया है इन पुलों के मामले में, इन बांधों के मामले में, उनके खिलाफ जांच शुरू की जा चुकी है और कोई बचेगा नहीं, जेल के शिक्षकों के पीछे होगा जिन्होंने भी ये पाप किया है। रही बात कमलनाथ जी से दौरा करने की, तो दौरा करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कम से कम पीसी शर्मा जैसी बयानबाजी ना करें, कम से कम परिपक्वता का परिचय दें। और अगर विपक्ष के नेता कहीं दौरा करने जाते हैं, उनके पास कोई सुझाव है, काम जो वहाँ सेवा का काम चल रहा है, जो भी सहायता काम चल रहा है उसमें कहीं कोई कमी है, सरकार को सुझाव दें, टास्क फोर्स को बताएं, ताकि जनता की बेहतर तरीके से सेवा की जा सके। विपक्ष का काम राजनीति करना नहीं है, सरकार का पूरक होना है, जनता की सेवा करने के लिए पूरक होने का अपना योगदान। जी अजय शुक्ला जी, एक फाइनल कमेंट आपका कि क्योंकि अब विकास के मामले में ग्वालियर चंबल एरिया शून्य पर आ गया है, खासतौर पर उन जगहों पर जहां पर बाढ़ आई है, रास्ते कट ऑफ हो चुके हैं, दूसरी जगहों पर पहुंचने का जो एकमात्र रास्ता था, ऐसी कई जगहें हैं वो भी अब ढह चुके हैं। अब ऐसे में क्या आपको लगता है, सरकार की अपनी तरफ से तो प्रयास कर रही है, लेकिन वहाँ के जो विधायक हैं, वहाँ के जो प्रभारी मंत्री हैं जो उस एरिया से आते हैं, उस अंचल का प्रतिनिधित्व करते हैं, आपको लगता है कि उनकी तरफ से भी पर्सनली कुछ प्रयास होने चाहिए? हर बार सैलरी लेते हैं आप, हर बार आपको पैसा मिलता है, लेकिन इस बार प्रयास होने चाहिए आपकी जनता के लिए जिसकी वजह से आप पदों पर बैठे हुए हैं। अजय शुक्ला जी, आपकी राय इस पर? बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया है, लेकिन आपकी सभी बातों का मैं संक्षेप में जवाब दूंगा। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि राजनीति का एकमात्र आकर्षण करप्शन है, इसलिए चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हों या कांग्रेस के लोग हों या अन्य किसी दल के लोग हों, जिस दिन राजनीति से भ्रष्टाचार का आकर्षण खत्म हो जाएगा, ये सारे राजनीति छोड़कर घर बैठ जाएंगे। राजनीति में आते केवल इसलिए हैं। और अन्ना का जब एक आंदोलन हुआ था तब भी अन्ना ने ये बात खुलकर कही थी कि पैसा लगाओ, चुनाव जीतो, फिर पैसा कमाओ। दूसरी बात जो आपने ये कहा कि ग्वालियर संभाग में जिस तरह से बाढ़ ने तबाही मचाई है, वहाँ के जो विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जल्दी से सर, ये क्या है? ये कुछ नहीं, ये केवल सरकार के बूते ही कुछ कर कुछ आने नहीं देगी। मुझे आप एक एग्जाम्पल बताइए। अभी एक सवाल उठ रहा था कि कमलनाथ पहले भी जा सकते थे, बिल्कुल जा सकते थे, उनके पास में अपना हेलीकॉप्टर था, उस हेलीकॉप्टर का प्रयोग कर सकते थे। नहीं, अगर सरकारी इंतजाम होता तो कमलनाथ जी वहाँ पहले पहुंच जाते। ये सारे के सारे जो लोग हैं, ये सत्ता में बैठकर केवल हम लोगों का आश्वासनों को योजना पकड़ाते हैं, विकास का स्वप्न दिखाते हैं। सही कहा सर आपने, राजनेता राजनीति ना करे तो भला क्या करे, सही कहा आपने। और करप्शन को लेकर भी आपने, जल्दी से सर, समय बहुत कम है। गीला है, गरीबी का आटा गीला है, गरीबों का आटा गीला हुआ है, सरकार का कुछ नहीं गया है।
बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। दीपक विजयवर्गीय जी हमारे साथ जुड़े, अशोक शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े, वरिष्ठ पत्रकार नारायण सिंह साहब हमारे साथ जुड़े, विधायक आप, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब मलहम की तैयारी, क्यों मलहम की तैयारी? क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, लोगों का सब कुछ लुट गया, बह गया इस आपदा में, इस बाढ़ में। लोगों के पास कुछ नहीं बचा, कई लोगों के पास पहनने के कपड़े नहीं हैं, और राहत और बचाव कार्य में पूरी पुरजोर कोशिश कर रही है सरकार, लेकिन कई जगहों से ऐसी भी खबरें हैं कि उन्हें कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा, वहां तक राहत सामग्री नहीं पहुंच पा रही है। ऐसे में जब उनके पास कुछ भी नहीं है, ना बर्तन है, ना उनका घर पूरा बह चुका है, कुछ भी नहीं है, तो क्या सिर्फ महज 50 किलो या 60 किलो आटा देने से उनके जो तकलीफें हैं, उनका जो सब कुछ उजड़ गया, उस पर मलहम लग जाएगा? और उसके अलावा जैसे कि अभी दीपक विजयवर्गीय जी कह रहे थे कि इसके बाद भी प्रयास होंगे कि हर मुमकिन कोशिश की जाएगी कि कैसे भी उनको सब कुछ वो दे सकें जो उनका खोया है, लेकिन मुमकिन नहीं होगा क्योंकि कई सारे गांव हैं और काफ़ी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है, कई सारे पुल खराब हुए हैं, सड़कें खराब हुई हैं। सरकार के पास इतना बजट है कि वो तमाम चीज़ें करेगी, आने वाले समय में तमाम चीज़ें देखने को मिलेंगी, लेकिन फिलहाल यही कोशिशें हो रही हैं कि जो पीड़ित हैं उन्हें राहत दी जा सके। दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।